नमस्कार बच्चों, अर्थशास्त्र की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि गरीबी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पिछले कुछ अध्यायों में हमने जाना कि भारतवर्ष में गरीबी का स्तर क्या है और गरीबी के क्या कारण रहे हैं। अगर गरीबी से लड़ना है तो क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि सरकार ने कदम कौन कौन से उठाए ताकि गरीबी दूर हो सके। दरअसल हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाएं ये सामाजिक न्याय को भारतवर्ष में लागू करने पर बल देते हैं। जो जितनी भी विकास की रणनीतियां सरकार बनाती है उन सभी का प्राथमिक लक्ष्य ही है क्या कि सामाजिक न्याय आए। और सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह होता है कि हर व्यक्ति को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह मिले। बुनियादी सुविधाएं अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, जो व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यावश्यक होते हैं कम से कम वह मिले। तो दरअसल दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये कहा भी गया था कि आर्थिक विकास का अधिकतम लाभ समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों तक पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार सरकार ने अपनी सभी नीति विषयक दस्तावेज जो हैं उनमें भी निर्धनता विवरण और इस दिशा में अपनाई जाने वाली बहुत सारी रणनीतियों पर विचार भी किया है। कुल मिलाकर के निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय क्या है कि मानव का जीवन जो है उसमें सर्वांगीण यानी कि हर एंगल से उसमें सुधार आए, यानी कि उसके जीवन का कोई हिस्सा ऐसा न हो जो अविकसित रह जाए, यानी कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें। निर्धनता निवारण योजनाओं का मुख्य ध्येय या लक्ष्य यही था। तो सरकार ने दरअसल त्रिआयामी नीति अपनाई। पहली नीति थी समृद्धि आधारित रणनीति, यानी कि अगर हम देश में समृद्धि ले आएँ, यानी कि अगर हम तेज़ी से अगर हम विकास की गति को आगे बढ़ा दें तो ये संभव है कि निर्धनता अपने आप दूर हो जाए, ऐसा माना गया। ठीक है। स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित कार्यक्रम, छोटे जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे जो ख़त्म हो गए थे, उनको फाइनेंशियली, टेक्निकली हर तरह से सपोर्ट दे करके सरकार ने स्वरोजगार और मजदूरी, जो कि न्यूनतम मजदूरी का एक कानून लागू हुआ, बहुत सारे संशोधन टाइम टू टाइम मजदूरी न्यूनतम वेजेस एक्ट में, मिनिमम वेजेस एक्ट में किए गए। तो स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित कार्यक्रम ताकि इनके माध्यम से गरीबी दूर हो सके। और तीसरी बात थी आधारभूत सुविधा कार्यक्रम। इसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि राशन कार्ड भारतवर्ष में चला। राशन बेसिकली रेशनिंग से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है विवेक के आधार पर ये देखा जाए कि किसको किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के अनुरूप उसे वह वस्तु या सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो राशन कार्ड का मतलब है एक तरह का ऐसा निश्चयकरण करना कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसीलिए आप देखिए राशन कार्ड के बारे में हम जानते हैं 3 कैटेगरीज़ हैं, येलो, वाइट एंड पिंक। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार जो है इसे डील किया जाता है। तो आधारभूत सुविधा के अंतर्गत अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे कॉलोनी दी जाती है, चाहे आप उसे दीनदयाल उपाध्याय योजना बोल दें, चाहे उसे इंदिरा गांधी कॉलोनी बोल दें। योजनाएं नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों को घर देने का, आधारभूत सुविधा देने पर आधारित कार्यक्रम है। ये त्रिस्तरीय या त्रिआयामी 3 डायमेंशनल पॉलिसी सरकार ने पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए अपनाई है। इस पर हम आइए विचार करते हैं कि इसमें समृद्धि आधारित, यानी कि अगर हम वेल्थ बढ़ाने वाली बात करें, उस नीति से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम थे। अगर हम बात करें भारत में सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, तो ये दरअसल समृद्धि की बात है। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से वृद्धि अगर हो जाए तो माना जाता है कि समाज के सभी वर्गों तक उसका लाभ अवश्य पहुंचता है। ठीक है। जो कमी रह जाती है धन के केंद्रीकरण के चलते, वह जो 3 डायमेंशनल पॉलिसी थी उसमें बाकी के 2 जो हिस्से हैं उनसे पूरी की जा सकती है। लेकिन प्रथम जो है वह है समृद्धि आधारित रणनीति, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से वृद्धि की जाती है। इसमें इस दिशा में सरकार प्रयास करती है ताकि समाज के हर वर्ग तक उसका लाभ पहुँचे। और जब समाज जो है
हर तरह से साधन संपन्न होगा, तो ये माना जाता है कि धीरे धीरे उसका लाभ गरीब वर्ग तक भी पहुंचेगा। 1950 से 60 के मध्य जो हमारी योजनाएं थीं, उनका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ें, तो हमारे वो लोग जो पिछड़े हुए हैं वह भी धीरे धीरे हमारे साथ हो लेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। इस दौरान ये माना गया था कि औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा, यानी कि कृषि का स्वरूप जो है वो बदल जाएगा और समाज के पिछड़े वर्गों को अधिक लाभान्वित करेगा। हुआ ये कि हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच छोटे बड़े किसानों के बीच अंतर और बढ़ा दिया। जो साधन संपन्न किसान थे, हरित क्रांति का लाभ उन्हें ही मिला, वह और मजबूत हो गए। ये अच्छा था, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो निर्धन वर्ग के किसान थे या मजदूर थे, वह जहाँ के तहाँ रहे, उनको उसका कोई बहुत अधिक फायदा नहीं मिला। अर्थशास्त्रियों ने ये पाया कि आर्थिक समृद्धि के साथ निर्धनों के साधन जो थे वह निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए, आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने माना कि इसके लिए अतिरिक्त परिसंपत्तियों और कार्य का सृजन करना होगा। ऐसे साधनों के द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगारों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जो दूसरी नीति थी स्वरोजगार और मजदूरी आधारित कार्यक्रम, यह शुरू हुए। इस नीति का शुभारंभ माना जाता है 1961 से 66 के आसपास हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम मान लिया गया। ये माना गया कि अगर मजदूरी, स्वरोजगार, अगर आप इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं तो निर्धनता का निवारण किया जा सकता है। इस दिशा में चल रहे अधिकतर निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जो थे वह 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास पर आधारित रहे हैं। पूर्व के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परिवार तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही। 1990 के दशक में इन नीतियों में परिवर्तन हुआ। वित्तीय सहायता चाहने वाले व्यक्ति को स्वयं सहायता समूहों को गठित करने के लिए उस समय प्रेरित किया गया। यानी कि यहाँ वो दौर था जहाँ पर माना गया कि अगर आप सामूहिक कोई खेती या अन्य कोई बिजनेस करते हैं छोटे स्तर पे, तो आपको सरकार सहायता देगी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा गया। इस नीति में ये इस प्रक्रिया को अपनाया गया कि व्यक्ति पहले एक समूह बनाएगा 10-12 लोगों का और अपनी बचतों को एकत्रित करेंगे वो लोग। ज़रूरतमंद व्यक्ति जो होगा उसको धन की सहायता दी जाएगी। इसके पश्चात ये समूह सरकार के से बैंकों के माध्यम से ऋण लेने के लिए वह कहेगा, तो कहीं ना कहीं आंशिक वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करेगी, कुछ पैसा सरकार प्रदान करेगी। इन कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो एक कार्यक्रम था सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम। सरकार द्वारा 1970-71 में देश के 54 जिले जहां सूखा था और उससे पीड़ित जो लोग थे उनको रोजगार देने का कार्य शुरू किया गया था। कौन सा वर्ष था? 70 से 71। 54 जिले थे, सूखा पीड़ित थे, वहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम शुरू किया गया। 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम, 1989-90 में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये कुछ परियोजनाएं, प्रोजेक्ट थे जिन्हें लागू किया गया। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूखे की स्थिति से निपटना और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। ये एक कार्यक्रम था जिसे हमने सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम के तौर पे जाना। ये अलग अलग समय में हुए, आपने देखा अभी। दूसरा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये 1978 से 89, ये जो हमारा वर्ष था 78-79, इसमें शुरू हुआ। इस योजना का उद्देश्य था स्वरोजगार के अवसर देना, निर्धनों को आय अर्जित कराना। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान से, यानी कि दोनों के संयुक्त प्रयास से निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सरकारी ग्रांट, अनुदान और वित्तीय व्यवस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तीसरा है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। देखिए चतुर्थ योजना में, यानी कि चतुर्थ पंचम योजना, इसमें छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए छोटे किसानों के विकास की एजेंसी तथा सीमांत किसान और कृषि श्रमिक एजेंसी, ये 2 योजनाएं थीं। छोटे किसानों के विकास के लिए विकास की एजेंसी, और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1-2 बीघे ज़मीन होती है, 2-3 बीघे ज़मीन होती है, वो मार्जिनल किसान हैं,
इनके लिए सीमांत किसान और कृषि श्रमिक एजेंसी योजना है। ये 2-3 बीघे वाले किसान अपने खेतों में भी काम करते हैं और दूसरों के खेतों में जाके भी काम करते हैं, तो इन्हें कृषि श्रमिक भी कहा जा सकता है और सीमांत किसान भी कहा जा सकता है। इन छोटे किसान अलग हैं जो केवल अपने खेतों में काम करते हैं। मान लिया किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है या 2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान छोटे किसान माने जाते हैं। तो इनके लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। इन्हें एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम कहा गया था। ठीक है। कुछ अन्य योजनाओं की अगर हम बात करें तो उससे पहले इसी एकीकृत जो ग्राम विकास कार्यक्रम था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपने जाना ही 1978-79 में ये शुरू किया गया था। इसे 6वीं योजना में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्धन ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना ताकि वे निर्धनता रेखा से ऊपर उठ सके। देखिए, किसी की भी रोजगार को आप अगर बढ़ा दीजिए तो आय तो अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए ग्राम के स्तर पे यह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए। अच्छा, एक योजना आई थी भूमिहीन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 15 अगस्त 1983 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। योजना का उद्देश्य था अर्ध बेरोजगारी निवारण, यानी कि कुछ लोग कुछ समय रोजगार पाते हैं, कुछ समय खाली रहते हैं। उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण, किसानों की ऐसी संपत्तियों का निर्माण हो जो उत्पादन के कार्य में लग सकें और इस तरह से उनके जीवन स्तर में सुधार करना। यह योजना पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार के द्वारा वित्त पोषित रही, यानी कि इसमें स्टेट का दखल नहीं था। पूरा का पूरा बजट कौन बेयर करता था? वो बेयर करता था बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। ठीक है। एक और योजना आई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना जो थी इसका 1993 में शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इन क्षेत्रों में जो निम्न आय वर्ग के लोअर इनकम ग्रुप के परिवार थे, उनके किसी शिक्षित बेरोजगार को उद्यम प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाती थी। सफलता की जगह यहाँ पे सहायता कर लीजिएगा, वित्तीय सहायता। ठीक है, सफलता नहीं, हाँ, सहायता से सफलता मिल जाएगी, एक अलग बात है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 6ठा कार्यक्रम था। इसका शुभारंभ हुआ था 1995 में। ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे शहरों में इसे लागू किया गया। ये कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट कराया गया, कार्यान्वित कराया गया। इसके अंतर्गत 25 लाख की लागत वाली परियोजनाओं के लिए उद्यमी खादी ग्रामोद्योग और बैंकों से बैंक ऋणों से जो प्राप्त मार्जिन धन है उसकी सहायता का लाभ उठाकर ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते थे। यानी कुल मिलाकर के ग्रामोद्योग और बैंक ऋण जो हैं उनसे ये धन लाभ, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना आई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में सरकार की पहल थी। 97 में इस योजना का निर्माण था शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी सपारिश्रमिक रोजगार कार्यक्रम, ये दोनों को मिला करके ये योजना लागू की गई थी। इसके वित्त पोषण का अनुपात कुछ इस तरह से था कि 75% केंद्र इसका खर्चा बेयर करती थी और 25% राज्य बेयर करते थे। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी निर्धनों का उन्मूलन करना। अब यही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में फिर से लागू हो रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह योजना एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम और संबंधित योजनाओं को एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके पुनर्गठित करके 1999 में लागू की गई। अकेली स्वरोजगार देने वाली योजना थी उस समय की। इसमें खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वही 75-25% था। योजना का उद्देश्य क्या था? बैंक ऋण और विभिन्न प्रकार की सब्सिडी द्वारा, सब्सिडी का मतलब होता है कि जो वस्तु अगर 100 रुपये पर मार्केट में उपलब्ध है तो सरकार कुछ कटौती अपने ऊपर बियर करेगी, मान लिया 30%, और किसान को 70 रुपये देने पड़ेंगे। 30 रुपये सरकार बियर करेगी, ये 30 रुपये सब्सिडी होगा। तो बैंक ऋण या सब्सिडी के द्वारा जो स्वरोजगारी थे
उनको वो जो संपत्तियों का परिसंपत्तियों का सृजन कर रहे थे, उन परिसंपत्तियों को वह उपलब्ध कराता था। जैसे कोई किसान अगर मान लिया ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो उसमें सरकार कुछ सब्सिडी खुद के ऊपर लेती है और कुछ पैसा किसान को देना होता है। ये ट्रैक्टर उसके लिए परिसंपत्ति जैसा होगा, उत्पादक परिसंपत्ति होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके वह जब कृषि कार्य करेगा तो उसकी आय बढ़ेगी। ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये योजना सरकार ने 2001 में 25 सितंबर को लागू की। उद्देश्य था सपरिवार रोजगार, माफ़ कीजिएगा, सपारिश्रमिक रोजगार देना। यानी कि अगर आप किसी को रोजगार दे रहे हैं तो उसको पारिश्रमिक भी दें। इस योजना को बेसिकली इसलिए शुरू किया गया कि इसमें लोगों को नकद और अनाज ये दोनों दिए जा रहे थे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसे नकदी में भी पेमेंट किया जा सकता है, या उसे अगर आवश्यकता है तो फूड ग्रेन भी दिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा नकद व अनाज की लागत का 75 और 100% वहन किया जाता था। ठीक है। मतलब नकद जो है वो सरकार 75% बेयर कर रही थी, लेकिन अनाज 100% बेयर कर रही थी। अन्य खर्चों का भार राज्य सरकार खुद उठाती थी। ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ और भी योजनाएं थीं जो द्वितीय डायमेंशन की योजनाएं हैं, स्वरोजगार को बढ़ाने वाली योजनाएं हैं, आय को बढ़ाने वाली योजनाएं हैं, उनको हम जल्दी से जानते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये अभी हम पढ़ रहे थे। सरकार अगर किसी से काम लेती थी तो उसे बदले में पैसे की जगह यहाँ पे अनाज दे रही थी। ये बेसिकली जो बहुत पिछड़े ज़िले थे, 150 ऐसे सर्वाधिक पिछड़े ज़िले चुने गए थे नवंबर 2004 में। इसका उद्देश्य था पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाना, यानी कि लोगों को कम से कम भोजन उपलब्ध हो सके, इसका मुख्य लक्ष्य था। 5 किलो अनाज प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता था। पहली बार 1997 में ये योजना प्रारंभ हुई। अब ये जो योजना है जो अभी आप सुनते हैं मनरेगा के नाम से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ। 2 फरवरी 2006 में ये योजना प्रारंभ हुई। इसमें पहले अक्षर अगर ले लिए गए तो इसी को मनरेगा कहा गया। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी, ये मनरेगा अंग्रेजी में जब इसको आप दोहराएंगे तो बनेगा। ठीक है। तो इसमें चिन्हित जो 200 जिले थे उसमें संपूर्ण रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में पारिश्रमिक वाले रोजगार के सृजन से लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना, और इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्य करने वाले प्रत्येक वयस्क जो कि कार्य करने के इच्छुक हों उनको कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड नहीं है फिर भी उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्धन कार्य करेंगे उनको न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने अभी जाना क्या, सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे, कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण राष्ट्रीय रोजगार योजना दोनों को मिला लिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, अमलगमेट कर दिया गया। कहाँ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी एक कार्यक्रम है। 2011 में 3 जून को इसे शुरू किया गया। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन का परिणाम है। 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में सरकार ने इस योजना को लागू किया। इस मिशन में ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह जो हैं इनको फेडरेशन के रूप में गठित किया जाता है। इनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदान करने की सरकारी योजना है। यानी कि जो भी स्वयं सहायता समूह बनेंगे वह जो लाभप्रद स्वरोजगार के कार्यक्रम होंगे उनको विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से जो भी विकल्प वह चुनेंगे ताकि वह उनके जीवन भर के लिए आय का स्रोत बन जाए, वह व्यवसाय। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य 2024-25 तक समस्त ग्रामीण परिवारों का गठन कर उन्हें लगातार तब तक पोषित और सहायता प्रदान करना है जब तक कि वे निर्धनता से निकल न जाएं।
इस योजना में महिलाओं और समाज के अन्य उपेक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और विकलांगों पर विशेष रूप से ये योजना लागू केंद्रित होगी, उनको लाभान्वित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवार से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा सरकार ने सोचा है। 13, ये जो कदम है, ये योजना बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और आप जानते हैं ये योजना बहुत जोश के साथ लागू की गई थी भारतवर्ष में। 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक हिस्से के तौर पर ये योजना लागू हुई। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत को कुशल श्रम के वैश्विक प्राथमिक स्रोत के रूप में विकसित करना। ग्रामीण भारत को कुशल श्रम के वैश्विक प्राथमिक स्रोत, यानी कि पूरी दुनिया को अगर कुशल श्रमिक चाहिए तो प्राथमिक सोर्स के तौर पे वो ग्रामीण भारत को देखे और गांव में रहने वाले लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वह एक कुशल श्रमिक का एक प्राइमरी सोर्स बन के विकसित हों। ठीक है, तो ये भारत में जो जनसंख्या अधिक है, अगर हम इन लोगों को जो गांव में रहते हैं अगर हम इन्हें ट्रेंड कर दें, कुशल श्रमिक बना सकें, तो आप पाएंगे कि ये जो जनसंख्या अतिरेक हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, यही हमारे देश की असेट बन जाएगा और ये जनसांख्यिकी लाभ में बदल जाएगा। अभी ये एक तरह का लॉस के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने जाना। दूसरा जो 3 फेजेस आपने पढ़े थे ना, पहला फेज क्या था? पहला फेज था बेसिकली समृद्धि आधारित रणनीति, जिसमें विकास के कार्यक्रमों पर जोर थी। दूसरी फेज थी स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित कार्यक्रम, और फिर तीसरी फेज है आधारभूत सुविधा पर आधारित कार्यक्रम। तो अब इसी फेज को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये जो आधारभूत सुविधा पर आधारित कार्यक्रम हैं, इनको समझने की ज़रूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए, ये उनको एड्रेस करता है जो निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं। निर्धनता के निवारण के लिए तीसरा आयाम जो है, थर्ड डायमेंशन, ये दरअसल लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस करता है कि कम से कम न्यूनतम सुविधाएं तो हों, बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिले लोगों को। तो भारत जो है वह दुनिया के उन देशों में से एक है जहां ऐसा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस विधि के तहत निर्धनों के उपभोग, उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर विशेष बल दिया गया। इसमें ये कहा गया कि सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सामाजिक उपयोग माफ़ कीजिएगा, सामाजिक उपयोग की जो आवश्यकताएं हैं, इन पर सार्वजनिक व्यय किया जाए ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई और इस आयाम के अंतर्गत जो प्रमुख संचालित योजनाएं हैं या कार्यक्रम हैं, आइए अब हम उन्हें जानते हैं। देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये योजना पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। निर्धनों को न्यूनतम उपभोग स्तर पर ले जाया जाए। ये उपभोग स्तर के आधार पर तय किया जा रहा है कि लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली माना गया कि ऐसा अगर आप चाहते हैं कि निर्धन न्यूनतम उपभोग स्तर पर आ सकें तो कुछ सामान्य आर्थिक विकास के कार्य करने होंगे। इस उद्देश्य से 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, और प्रौढ़ शिक्षा यानी कि वो लोग जो निरक्षर हैं, अडल्ट हैं, प्रौढ़ हैं, उनको पढ़ाया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य, पीने का पानी, गांव में सड़कें, विद्युतीकरण और आवास की योजनाएं चलाई गई। इसके अतिरिक्त ये सब विकास के ही कार्यक्रम है, समझना जरा। गांव के स्तर पे अगर पीने का पानी अगर स्वच्छ उपलब्ध कराएं तो पानी की टंकी लगानी होगी, सड़कें बनानी होंगी, बिजली की लाइनें खींचनी होंगी, मकान बनवाने होंगे। ये सब विकास के कार्यक्रम हैं जो आधारभूत सुविधाओं को एड्रेस करते हैं। अल्प विकसित क्षेत्र जो थे वहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा की भी योजनाएं थीं। अभी मैंने जिक्र किया था इंदिरा आवास योजना, ये 1985 में प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे लोग, खासतौर से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और जो बंधुआ मजदूर
कैटेगरी में आने वाले लोग थे, इनको निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार इस पे आने वाला खर्चा बेयर करती थी। सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत 1995-96 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। उद्देश्य था निर्धन परिवारों को अनेक प्रकार से सहायता देना। इसमें एक तो था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये प्रति माह, दूसरा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ये जो बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मातृत्व लाभ सुविधा है, ठीक है। महिलाओं के लिए बाद में विधवा पेंशन योजना भी शुरू की गई थी, उन महिलाओं के लिए जिनके पति किसी कारण से काल कवलित हो गए और वो पूरी तरह से निराश्रित हो गई, उनके लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक योजना थी, जिसमें गाँव को सड़कों से जोड़ा गया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण और सफल योजना मानी गई ग्रामीण विकास के उद्देश्य से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी 2000 में ही। इस योजना के अंतर्गत सड़कों के पुनर्निर्माण और ग्रामीण जुड़ाव से संबंधित कोशिशों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। योजना जो थी वो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए घरों का निर्माण उन्नयन को सरल बनाती थी। इस योजना में एक घटक था निर्मल भारत अभियान। इसके अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वास्थ्य और सामर्थ्यकारी वातावरण उपलब्ध कराने का सरकार का प्रयास रहा था, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो थी, अगर हम इसकी बात करें तो ये 2013 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना निम्न उद्देश्यों को पाने पर फोकस थी। 3 जुलाई 2013 को ये राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू कर दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। 5 जुलाई 2013 को ये लागू हो गया। इस योजना के अंतर्गत धारा 10(1) कहती है कि जो परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं, उन प्राथमिक परिवारों के हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके द्वारा, जो सरकारी उचित मूल्य की दुकानें हैं उनसे उपलब्ध कराया जाए, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य केवल 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज देय होगा। 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी के स्तर से पका पौष्टिक भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। प्रसवोत्तर महिलाओं को 6000 रुपये मातृत्व लाभ किस्तों में भी दिया जाएगा। ये योजना थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना भी गरीबों और गरीबी निवारण के लिए, मतलब गरीबों के लाभ के लिए और गरीबी निवारण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अंतर्गत 2014 में लोगों को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बैंकों में खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे लोगों की माना जाता था कि बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। हर खाताधारी को 1 लाख रुपए के जीवन बीमा तथा 30,000 रुपये की जीवन बीमा रक्षा का अधिकार भी इस योजना के अंतर्गत इस योजना के लाभार्थियों को प्राप्त है। तो फिलहाल निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का अगर मूल्यांकन और समीक्षा करना चाहें तो कल करेंगे। आज हमने जाना कि कौन कौन से कदम थे जो भारतवर्ष की सरकारों ने केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर उठाए। ये 3 प्रकार के कदम थे जिन्हें आपने जाना। आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जिन्हें भी आप चाहते हैं कि इन तथ्यों से परिचित हों उनके बीच में साझा करें। वीडियो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।